हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। आज आपको हम लेक्चर नंबर 3 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कंप्लीट करवाने वाले हैं। और इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम आपको पता है कि जब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था तो आज क्या क्या मैं कवर करवाने वाला हूँ, तो आपको मैंने कल ही बता दिया था। तो चलते हैं, देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज बेसिकली क्या है, सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। हम लेंथ की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स को लेते हैं, है ना, उसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या, इसका मतलब हमें यहाँ पर जानना जरूरी है। ठीक है, तो अभी देखो, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट यूनिट है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, है ना। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। देखो यहाँ लेट्स से वी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा, एक मिनट। ओके ओके ओके, तो अभी जैसे देखो यहाँ सन है, लेट्स से वी हैव सन। ओके, ये क्या है हमारे पास, सन। और यहाँ पर क्या है, लेट्स से अर्थ है। तो सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, क्या बोलेंगे, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक मिनट, तो यहाँ पर हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड द अर्थ इज कॉल्ड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो होती है, वो आपके पास आपको याद होना चाहिए, दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, वैसे मैंने आपको यहाँ एनिमेशन में बताया है ना, तो ये आपके पास लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है आपके पास, अगला आता है लाइट ईयर। ओके, अगला क्या है, लाइट ईयर। तो बिगर यूनिट्स में दूसरा जो यूनिट हमारे पास है दैट इज लाइट ईयर, है ना। लाइट, अब लाइट ईयर बेसिकली क्या है, लाइट वैक्यूम में 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है दैट इज नोन एज लाइट ईयर, है ना। लाइट ने एक साल में वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया दैट इज नोन एज लाइट ईयर। और लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है, पहले उसको आप देख लो, तो फिर मैं बताता हूँ ये कैसे आता है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ठीक है, इन वैक्यूम एंड इन 1 ईयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4.96 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू आती कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड इनटू टाइम को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो अभी जो स्पीड, लाइट की स्पीड जो कि वैक्यूम में कितनी होती है, कोई बता सकता है। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको कह रहे हैं कि एक साल में, है ना, 1 ईयर में कितना जितना डिस्टेंस कवर कर रहा, तो अब टाइम आपके पास क्या है, 1 ईयर है। तो आपको पता होना चाहिए 1 ईयर में 365 डेज होता है, 365। वैसे आप और कह सकते 365.25 भी लिख सकते हो, है ना, बट इतना लिख लो चल जाएगा, 365 डेज। अब आपको पता होना चाहिए एक डेज में 24, एक दिन में कितना होता है, 24 घंटे होते हैं। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर जो स्पीड, लाइट की स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड में है, यानी टाइम की यूनिट यहाँ पर सेकेंड में है। और ये जो टाइम आपने 365 डेज लिया उसको भी क्या करोगे आप, सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। तो 365 डेज को आप कन्वर्ट करोगे सेकेंड में, तो क्या होगा, 365 इंटू 24। अब आपको पता है एक दिन में 24 घंटे, अब एक घंटे में क्या होता है, 60 मिनट इंटू 60 करोगे, देन 160 मिनट में क्या हो जाएगा भाई, अब हर मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होता है। तो अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 9.46, क्या मिलेगा, 9.46
इंटू 10⁻15 मीटर आ जाएगा। समझ में आया बात? इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगली जो यूनिट है दैट इज बिगर यूनिट्स के कैटेगरी में आता है, दैट इज नोन एज पारसेक। क्या होता है? पारसेक। पारसेक बेसिकली क्या है, जैसे आपको पता है ये लेट्स से सन है, लेट्स से ये क्या है, सन है, सन और यहाँ पर क्या है, अर्थ है ना। सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अभी थोड़ा सा हम आपको यहाँ ओके, तो इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। ये क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये जो डिस्टेंस है, जिस भी पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करे, आपको पता होना चाहिए सेकेंड क्या है, एंगल की एक बहुत छोटी यूनिट है ना। तो 1 सेकेंड, अगर जो ये आर्क है, मान लो क्या है, ये आर्क हुआ ना भाई, ये क्या हमारे पास आर्क हो गया, आप कह सकते हो ये सर्कल है ना। ये क्या है? सर्कल बना। इस सर्कल आप कह सकते हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिस भी पॉइंट पर 1 सेकेंड डिग्री 1 सेकेंड एंगल सबटेंड करता है, तो उस पॉइंट की जो है यहाँ से डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 पारसेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 पारसेक बोलेंगे। अंडरस्टूड? इसको हम क्या बोलेंगे? 1 पारसेक। तो आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा, है ना, कि जो है 1 पारसेक आखिर क्या होता है। तो ऐसा कोई सर्कल जिसकी आर्क लेंथ क्या हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, और वो अपने सेंटर पर अगर जो 1 सेकेंड एंगल सबटेंड कर रहा है, तो उस जो वो आर्क है, उस आर्क का जो सर्कल होगा, उसका जो रेडियस आएगा, वो रेडियस की लेंथ क्या होगी, 1 पारसेक होगा। ठीक है, क्या होगा? 1 पारसेक होगा। समझ में आया बात? ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हमारे पास 1 पारसेक हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, 1 पारसेक होगा। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अभी आपको बताइए सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है। जैसे अगर जो आपने एलिप्स का नाम सुना हो, तो वहाँ पर आपको सेमी मेजर एक्सिस की बात करते हैं हम लोग, वहाँ पर हम सेमी मेजर एक्सिस की बात करते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या लेट्स से एलिप्स है ना। एलिप्स में क्या होता है कि 2 फोकाई होती है, 2 सेंटर पॉइंट, आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। थोड़ा सही नहीं बना है ना। तो ये हमारे पास क्या है, एलिप्स का शेप है। तो इसके सेंटर की किसी एक एंड से जो डिस्टेंस होती है, जो ये हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस। ये लेंथ पूरा क्या होता है, यहाँ से इस सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। और ये पूरी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी लेंथ क्या होती है, मेजर एक्सिस होती है। समझ में आई बात? तो अभी वही कह रहे हैं कि जो सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस क्या है भाई, आपको पता ही कि यहाँ पर अगर जो यहाँ सन, आपको अगर जो आपने कैपिलर्स लॉ पढ़ा होगा, तो अभी आप तो 11th में हो, है ना। तो अभी जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे कि जो सन होता है किसी एक फोकस पर लाई करता है ना, या तो इस पर या तो इस पर होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब ये जो डिस्टेंस आया, कह रहे हैं कि ये 1 पारसेक होता है। अच्छा, पारसेक को स्मॉल लेटर में लिया भाई, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना, तो क्या करोगे, पीसी से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, और 1 पारसेक की जो वैल्यू होती है वो हम अभी कैसे आता है वो चलो पहले बता देते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात पता होना चाहिए, जो एंगल होता है वो क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है ना, यही होता है ना भाई, है ना। अब आपके पास एंगल कितना है, 1 सेकेंड है ना। अभी देखो यहाँ पर जब एंगल सेकेंड में, तो इसको पहली बात इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे डिग्री में, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद इसको किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए 1 सेकेंड में आपको पता है 60 सेकेंड 1 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, 60 सेकेंड, ये सेकेंड है, डबल होता है। ठीक है, ये 60 सेकेंड क्या होता है, 1 मिनट होता है। और
और हमारे पास 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल होता है। क्या होता है? 1 डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पहले आप देखिए, अगर जो आपको 1 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना तो कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? 1/60 वॉट, ये हमारे पास सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी 1 सेकेंड, 1 मिनट, ये हमारे पास क्या है? ओके, ये हमारे पास क्या है? 1 सेकेंड की जो वैल्यू है वो मिनट में कितनी हो जाएगी? 1/60। इसी तरह 1 मिनट की जो वैल्यू है वो डिग्री में कितनी हो जाएगी? 1 मिनट डिग्री में हो जाएगा 1/60 डिग्री। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, जब भी आपको डिग्री को रेडियन में बदलना होता है तो क्या करते हो? पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 1 सेकेंड को लिखना क्या है? ये देखो 1 सेकेंड है ना, ये एंगल 1 सेकेंड है, इसको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या आ गया? मिनट में आ गया। अब इसको अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अगेन 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको रेडियन में बदलना है, ये पूरी वैल्यू किस में आ गई? डिग्री में आ गया है ना, जो 1 सेकेंड था उसकी वैल्यू डिग्री में आ गया। अब इसको रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आर्क लेंथ क्या होगा यहाँ पर? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू अभी आपको बताया कि 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, अब रेडियस क्या होगा? 1 पारसेक होगा। क्या होगा? 1 पारसेक। तो यहाँ से आ जाएगा 1 पारसेक की वैल्यू, आप सॉल्व कर लोगे। देखो ये वैल्यू क्या होगा? 1.496 × 10⁻11 अपॉन ये सारा आ जाएगा। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं 1 × 1/60 × 1/60 × पाई/180। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये वैल्यू जो आता है वो क्या आता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर आता है। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 पारसेक। ये क्या है? एक पारसेक की वैल्यू क्या होती है? 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया जो ये वैल्यू 1 पारसेक या 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो कैसे आता है वो भी हमने आपको बता दिया। आपको डायरेक्टली, वैसे कभी कभी पूछा जाता है कि ये 1 पारसेक की वैल्यू इतना कैसे आया है, तो आपको ऐसे बताना होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। अब क्या है? नेक्स्ट क्या है? कुछ स्मॉलर यूनिट्स। अभी आपने पढ़ा लेंथ्स की कुछ बिगर यूनिट, जैसे आपने पहला पढ़ा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सेकंड क्या पढ़ा? लाइट ईयर, थर्ड क्या पढ़ा आपने? पारसेक पढ़ा, है ना। अब हम लेंथ की कुछ स्मॉलर यूनिट्स को पढ़ते हैं। जैसे आपको एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करना है तो आप कौन सी यूनिट यूज करोगे, या फिर आपको जितनी अगर स्मॉलर डिस्टेंस को मेजर करनी है, मॉलिक्यूलर साइज को देखना है, तो वहाँ पर हम किन यूनिट्स का यूज़ करते हैं? तो इन जो अभी आपने पढ़ा बिगर यूनिट्स, वहाँ पर इन सारी यूनिट का यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, जो बिगर यूनिट्स का यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है? काफ़ी लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? कुछ ऐसा होता है, और जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है उसकी वैल्यू जो होती है 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब माइक्रोन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? म्यू होता है, और 1 माइक्रोन क्या होता है? 10⁻10⁻ क्या होता है? -6 मीटर होता है। ठीक है, 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, समझ में आई बात? माइक्रोन और माइक्रो में डिफरेंस क्या है? माइक्रो बेसिकली क्या है? प्रीफिक्स है, बट माइक्रोन क्या है? एक अपने स्थान पे कह सकते हैं 10⁻6 को माइक्रोन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे मूव करें। अभी फर्मी है, फर्मी का जो वैल्यू होता है, फर्मी को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल f से, और इसकी जो वैल्यू होती है 1 फर्मी 10⁻⁻15 के इक्वल होता है। क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। समझ में आ गई बात?
ओके, तो अगला क्या है, नेक्स्ट आते हैं आगे जो है स्मॉलर यूनिट्स ही कुछ और है। जैसे अब हम मास की कुछ स्मॉलर यूनिट्स को देखेंगे। जैसे देखो ग्राम है, आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम क्या होता है, 0.001 किलोग्राम के इक्वल होता है, या इसी को लिख सकते हो आप 10⁻³ किलोग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ग्राम क्या है, मास की एक छोटी सी यूनिट है। अभी मिलीग्राम क्या है, आप जो दवा लेते हो कहते हो कि नहीं 200 mg 500 mg का आपका कैप्सूल है ना, तो बेसिकली कैप्सूल का वजन बहुत कम होता है, तो स्मॉलर मास को मेजर करने के लिए हम मिलीग्राम का यूज करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, mg, है ना भाई। कहते नहीं 500 mg की दवा है, बच्चे नहीं खाते, बड़ा तो बड़ों के लिए चाहिए, है ना। तो ये आपको क्या है, मिलीग्राम होता है। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, मिलीग्राम। और 1 मिलीग्राम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जब मिली वर्ड आया, मिली आपको पता है प्रीफिक्सेस सिखाए थे सेकंड क्लास में आपको, तो प्रीफिक्सेस की वैल्यू बताई थी 1 मिली। मिली का मतलब होता है 10⁻³ है ना, ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अगर जो किलोग्राम में इसी को लिखना चाहते हो तो आपको पता है कि 1 ग्राम कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम होता है। क्या होता है, 10⁻³ किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। समझ में आ गई बात। ओके, अब आता है कि एटॉमिक मास यूनिट, है ना। अगर जो एटम के मास को मेजर करना है या उसके एक एटम का मास लिखना है, तो हम किलोग्राम या ग्राम के टर्म्स में ही लिखेंगे, है ना। हम क्या लिखते हैं, AMU के टर्म्स में, है ना, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में। और जो 1, अच्छा इसी को बोलते हैं 1 AMU डॉट होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, डॉट होता है। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, या फिर 1U भी कहीं कहीं लिखते हैं। ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, आगे मूव करें। जैसे अभी देखिए आपके पास कुछ बिगर यूनिट्स भी मास को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे क्विंटल, है ना, क्विंटल, है ना, जो ट्रक में लोड होकर के जाता है वो क्विंटल या टन में मेजर करते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो 1 क्विंटल क्या होता है, 1 क्विंटल की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, 100 किलोग्राम के इक्वल होता है। क्या होता है, 100 किलोग्राम के इक्वल होता है। समझ में आया। अब क्या होता है, मीट्रिक टन, है ना। मीट्रिक टन में क्या होता है, 1 मीट्रिक टन में जो वैल्यू होती है, 1 मीट्रिक टन क्या होता है, 10 क्विंटल के इक्वल होता है। 10 क्विंटल के इक्वल होता है, या फिर 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है। क्या होता है, 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं क्वेश्चन बीच में आ जाता है तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, बेसिकली सोलर मास क्या होता है, जो सन का जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोलर मास। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 × 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है, सोलर मास जो होता है वो क्या होता है, मास ऑफ द सन, है ना। सन के मास को हम क्या बोलते हैं, सोलर मास। और इसकी जो वैल्यू होती है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। सोच लो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अभी आते हैं हम कुछ फंडामेंटल यूनिट्स पर। आपको मैंने बताया था फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है ना। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनकी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो SI यूनिट लिखा हुआ है, तो दीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। बेसिकली ये SI फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। ठीक है, ऐसे अगर जो आपको CGS में बताना तो CGS फंडामेंटल यूनिट्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। तो बेसिकली दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। और ये इसको मैंने आपको 2 बार बता चुका, इसको बार बार हम डिस्कशन में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनकी यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स।
और यहाँ पर इसके सिंबल्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। ओके, आते हैं आगे नेक्स्ट। अब क्या हम कुछ यूनिट्स पढ़ने वाले हैं, डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में। जैसे देखिए कैसे फाइंड आउट करें कि डेराइव्ड यूनिट, अभी आपको पता है डेराइव्ड क्वांटिटी क्या थी, वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करे उन्हें हम क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स है, डेराइव्ड क्वांटिटी है ना। और उनकी जो यूनिट्स होती है उन्हें क्या बोलेंगे हम, डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो अभी जैसे देखिए एरिया है, एरिया का डेराइव्ड यूनिट्स पता करना है तो कैसे पता करोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट इट, है ना। एरिया की अपनी जो डेराइव्ड यूनिट्स होती है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो जैसे देखिए एरिया, अच्छा एरिया ऐसा नहीं कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सिलेंडर, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी एरिया हो उन सभी की अपनी यूनिट्स क्या आएगी, सेम आएगी, है ना। तो हम क्या लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है, आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। जब भी आपको डेराइव्ड यूनिट्स पता करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेराइव्ड यूनिट अगर जिसका लिखना है ना, तो आप कह सकते हो डेराइव्ड यूनिट्स में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एसआई यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एसआई यूनिट्स का ही हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं, लेकिन आप चाहो तो सीजीएस भी फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम क्या है ना। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और डेराइव्ड क्वांटिटीज की जो एसआई यूनिट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी जैसे देखो एरिया है, तो एरिया की अपनी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट निकालना है ऑफ एरिया, एरिया का अपना एसआई यूनिट लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, लेंथ का एसआई यूनिट, है ना भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ है ना। तो एरिया ऑफ एसआई यूनिट, सॉरी एसआई यूनिट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ का अपना एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम, है ना। और आपको पता है क्या ब्रेथ है, ब्रेथ भी एक टाइप का क्या है, लेंथ है, और लेंथ की भी अपनी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। अगर जो आपको सीजीएस सिस्टम में लिखना होता तो क्या लिखते हैं भाई, लेंथ की सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, ब्रेथ की भी सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब जैसे आपको मान लो इसको लिखना है एफपीएस सिस्टम में, तो फुट इंटू फुट क्या हो जाएगा, स्क्वायर फुट, है ना, फुट स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ रही बात। अब जैसे वॉल्यूम, किसी भी हम ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो अभी जो इसकी अपनी यूनिट एसआई यूनिट लिखनी हो, या फिर एसआई यूनिट ऑफ दिस, ये क्या है हमारे पास, डेराइव्ड क्वांटिटी है ना, ये भी क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो जो यूनिट आएगा वो क्या होगा, डेराइव्ड यूनिट्स होगा, ठीक है। एसआई यूनिट निकाल रहे हैं हम, एसआई यूनिट निकालोगे तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर, एसआई यूनिट ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ भी क्या है, एक लेंथ है ना। तो यहाँ पर भी ब्रेथ की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनटू हाइट, हाइट की अपनी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अगर जो इसको सीजीएस यूनिट लिखना चाहते हो, सीजीएस यूनिट भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब। अगर जो आपको एफपीएस यूनिट लिखनी है तो फुट क्यूब, है ना। समझ में आ रही बात, ओके ओके। हम आते हैं अब नेक्स्ट जो क्वांटिटी है, दैट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। कह सकते हो स्पीड विथ डायरेक्शन इज वेलोसिटी, है ना। तो अभी इसकी अगर जो आपको यूनिट लिखनी हो, यूनिट क्या हो जाए, अब देखो डायरेक्टली हम यूनिट लिख रहे हैं ना, तो यूनिट बेसिकली क्या हो जाएगा, हम यूनिट कौन सा लिख रहे हैं, एसआई यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ सोचिए डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सोचो, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब भाई वो भी डिस्टेंस है, यानी लेंथ है ना, लेंथ एक तरह का लेंथ है। तो लेंथ है तो लेंथ की अपनी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, अपॉन टाइम, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड। उसको सिंबॉलिकली स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स, अंडरस्टूड।
ये बात समझ में आ गई। तो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी या डेराइव्ड यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, एक्सेलरेशन पर आते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, है ना। इसको आप स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेलोसिटी को v से। अब आपको इसको क्लास में जब इसका टर्न आएगा चैप्टर नंबर 2 तो वहाँ डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी ये समझो कि ये फार्मूला होता है। अभी ये कंफ्यूज नहीं होना कि अरे यार ये कहाँ से अभी से आ गया ना इस पहले चैप्टर में। तो जस्ट अभी समझो, ये चीज़ें आपको आगे मिलती रहेंगी। ठीक है, और वहाँ भी मैं बताता रहूँगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट लिखना है, SI यूनिट लिखना है। तो SI यूनिट के लिए क्या करोगे आप? चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा ये बताइए आप, अगर जो आपके पास एक 10 किलोग्राम का वजन है, एक 2 किलोग्राम का वजन है, इनका डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस ऑफ दीज टू मासेस क्या हो जाएगा? 8 होगा। और यूनिट क्या रखोगे? किलोग्राम ही तो आएगा भाई। चेंज हो या कोई क्वांटिटी हो भाई, किसी क्वांटिटी का चेंज हो या क्वांटिटी हो, उसकी यूनिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी यूनिट वेलोसिटी की यूनिट लिखनी है भाई, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स अब आपको चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? जो वेलोसिटी की यूनिट होगी। अभी आपने पढ़ा वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड हो, है ना। अपॉन टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। तो अब यहाँ देखिए, जब सेकेंड पर पावर क्या कह सकते हो? 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? -1। और -1 क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फोर्स। फोर्स की SI यूनिट, वैसे तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन, है ना। न्यूटन होता है एक सिंगल वर्ड में अगर जो बोला जाए, लेकिन दूसरी भी यूनिट होती है न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे वो आता है देखते हैं। जैसे आपको पता है F = ma होता है। जब भी किसी क्वांटिटी की यूनिट यानी डेराइव्ड यूनिट्स निकालनी है या यूनिट निकालनी है तो उसको क्या करना? उसका फार्मूला पहले लिखना होगा। फार्मूला लिख लिया। अब आपको यूनिट लिखनी है SI यूनिट ऑफ फोर्स। क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ मास इनटू SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी निकाला है इससे पहले वाले में, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा क्या? किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ओके, समझ में आ गई बात। प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, है ना। यही तो होता है प्रेशर, है ना। क्लास 10 में पढ़ा होगा। अब इसकी यूनिट लिखनी है, अगर जो SI यूनिट या डेराइव्ड यूनिट, SI यूनिट लिखना है। SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या निकाला आपने? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन क्या है? एरिया। एरिया की SI यूनिट आपने निकाल लिया था मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो इसको, ये जब सॉल्व करोगे तो पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। जब ऊपर जाएगा 1 - 2 दैट इज -1 सेकेंड टू द पावर -2। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके, आगे मूव करते हैं। अभी डेंसिटी एंड मोमेंटम। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं, है ना। किसी सब्सटेंस का कितना मास है अपॉन उसका वॉल्यूम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? डेंसिटी मिल जाएगा। तो जब आपको इसको यूनिट, इसकी यूनिट लिखनी हो तो यूनिट आप मास करोगे। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। SI यूनिट क्या होती है भाई? किलोग्राम, है ना भाई। यहाँ देखो हम SI यूनिट लिख रहे हैं, बार बार लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। और वॉल्यूम की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। तो ये आप इसको जब लिखोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये होता है राइट वे लिखने का, ठीक है। अभी मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बोलते हैं ना। किसी बॉडी का जो मोमेंटम होता है दैट इज बेसिकली
उसका मास इनटू उसकी वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ देखिए अब इसकी एसआई यूनिट लिखनी है तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम। अभी आपने वेलोसिटी की एसआई यूनिट निकाल ली है। देखो ये सभी यूनिट्स क्या है, डेराइव्ड यूनिट्स हैं। और डेराइव्ड कैसी यूनिट, एसआई यूनिट, डेराइव्ड एसआई यूनिट्स। अब ये क्या हो सकता है, डेराइव्ड सीजीएस यूनिट भी निकाल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है भाई, दीज ऑल क्वांटिटीज आर डेराइव्ड क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इनकी यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स। वो एसआई सिस्टम में हो, सीजीएस में हो, एफपीएस में हो, एमकेएस में हो, किसी में हो, फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या होगा, ये डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा किलोग्राम। अब वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां आ जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। ओके ओके। अब आते हैं जैसे वर्क हुआ, वर्क की एसआई यूनिट निकालनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है। अभी सिंपल समझो, वर्क क्या होता है, वर्क डन बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। अभी इतना समझो, वैसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अभी इतना समझो, है ना। यहाँ पर अब इसका आपको एसआई यूनिट लिखना है ना, एसआई यूनिट लिखना है ऑफ डब्ल्यू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स की एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अभी आपने निकाला है, ठीक है, इनटू ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड मत समझ लेना, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू दी पावर -2। तो ये एसआई यूनिट क्या है, वर्क डन, या कोई भी एनर्जी हो, है ना, किसी टाइप का वर्क डन हो, है ना, उन सभी की अपनी एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू दी पावर -2। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ओके। अब आते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, है ना। कैपिटल जी का अगर जो आपको यूनिट लिखना हो तो कैसे लिखो, कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है, कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है, आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लास 10th 9th में पढ़ा होगा कि जो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एफ क्या होता है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ जो कैपिटल जी है इसकी यूनिट क्या होगी, ये हमें यहाँ बताना है, ठीक है। तो कैपिटल जी को हम और के टर्म में लिख लेते हैं, और क्वांटिटीज के टर्म में एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा। सबको क्लियर है ना। तो अभी इसकी यूनिट लिखनी है तो कैसे लिखोगे, यूनिट लिखनी है तो कैसे लिख लोगे, एसआई यूनिट लिखनी है तो कैसे लिखोगे। देखो यहाँ पर आपको, यहाँ पर फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन इनटू आर स्क्वायर। आर क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन टू मासेस, है ना, यानी डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन m1 इंटू m2। m1 क्या है, पहले पार्टिकल का मास, m2 क्या है, दूसरे पार्टिकल का मास, ठीक है। अब दोनों मास है तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। यहाँ हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू द पावर -2। समझ में आ गया बात। तो यहाँ देखो कैपिटल जी की भी अपनी एसआई यूनिट आ गई, कैपिटल जी की एसआई यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर। भाई एसआई यूनिट किसका है, कैपिटल जी का, ठीक है, कैपिटल जी का, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू द पावर -2। ओके, क्लियर है ना। ओके आगे आते हैं। जैसे आप देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थोड़ा इसको आप जब काइनेटिक थ्योरी आप गैसेस पढ़ोगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है वहां पता चलेगा ये। लेकिन उससे पहले आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो और भी यहाँ की बेसिक चीज़ों को हमें समझना है। उसके लिए हम फार्मूले को लिख लेते हैं। क्या होता है, ई जो होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल की कितनी होती है, एक मिनट, यहाँ पर 3/2
kT होता है ना, क्या होता है, kT होता है। तो यहाँ पर K जो होता है दैट इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K को क्या बोलते हैं हम, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, यहाँ देखिए 2E अपॉन 3T है ना, ये आ जाएगा। तो अब आपको जब SI यूनिट लिखना हो, SI यूनिट लिखना हो तो क्या करोगे, SI यूनिट ऑफ, भाई ये तो हमारे पास क्या है, SI यूनिट ऑफ K, ठीक है। 2 क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट है। अब ये हमारे पास एनर्जी है, और एनर्जी की SI यूनिट अभी बताया हमने, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 अपॉन कैपिटल T, टेम्परेचर। एक मिनट, हाँ टेम्परेचर है यहाँ पर, ठीक है। कैपिटल T क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर की अपनी SI यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा केल्विन, केल्विन पुट कर दो। SI यूनिट पुट कर रहे हो ना, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 केल्विन टू द पावर माइनस कैपिटल K है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल K, दिस इज द SI यूनिट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अभी प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया। प्लैंक्स कांस्टेंट की SI यूनिट क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की SI यूनिट क्या होती है, देखो इसको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा, जो फोटोन होता है, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है इक्वल टू h न्यू होता है। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। हियर h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी h की हमें क्या लिखना है, यूनिट निकालनी है ना, h की यूनिट निकालनी है, ये हमारे पास है। समझ में आया। तो अभी जो आपके पास अगर जो यूनिट लिखना है, यूनिट यानी डेराइव्ड यूनिट ऑफ एच, SI यूनिट ही हम लिख रहे हैं, SI यूनिट ही लिख रहे हैं, ठीक है। आपको बताया ना, जो डेराइव्ड यूनिट हो सकता है वो CGS भी हो सकता है, FPS भी हो सकता है, MKS भी हो सकता है, SI भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, E क्या होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ठीक है। एक फोटोन की एनर्जी होती है। अब एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट कभी चेंज तो होगी नहीं, तो एनर्जी की अपनी यूनिट क्या होती है यहाँ पर, आपको पता है, एक तो वैसे जूल होता है, वो भी होता है, ठीक है। वो कंफ्यूज नहीं हो रहा कि अरे सर तो यहाँ वर्क डन की हमने तो जूल पढ़ रखी है, सर क्या बता रहे हैं, हाँ जूल भी होता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना अगर जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स, क्या होता है, सेकेंड इनवर्स, या इसी को बोलते हैं हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -1। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की SI यूनिट। ओके, आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये दोनों हमने कब कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट दोनों ही बता दिया आपको, ये दोबारा हो गया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आएंगे न्यू टॉपिक दैट इज डायमेंशंस, ठीक है। अभी हम क्या आने वाले हैं, अब कंप्लीट करवाएंगे आपको न्यू टॉपिक दैट विल बी डायमेंशंस, ठीक है। तो अभी हम डायमेंशंस के बेसिक को ले लेते हैं आपसे, है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है। अभी आते हैं डायमेंशंस पर। ओके ओके, तो बेसिकली क्या होता है, डायमेंशंस क्या होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली डायमेंशन समझने से पहले जो है आपको क्या जानना पड़ेगा, जैसे आपने क्या अभी लिखा था, जैसे SI यूनिट ऑफ, क्या लिखा था आपने, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, जैसे लिखा था आपने SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ वर्क डन, W निकाला था वर्क डन का, क्या निकाला था आपने, किलोग्राम मीटर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, हाँ। तो बेसिकली यहाँ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही पढ़ा था आपने। तो अभी आप मुझे बताइए, ये किलोग्राम किसकी SI यूनिट है, मास की SI यूनिट है ना, क्या है, मास की SI यूनिट है ना। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो जो वर्क डन होता है
वो क्या है, मास, मास, और यहाँ पर क्या है, आप ऐसे ही समझ लो, है ना। अभी क्या है, जैसे चलो इसको चलो अभी समझ लो इसको, है ना, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी जो पावर होगी दैट विल बी नोन एज, जो वन आया है भाई, किलोग्राम की पावर कितनी है, वन, कुछ नहीं, मतलब पावर कितनी, वन है ना। इसका मतलब जो किलोग्राम किसकी ऐसा यूनिट है, मास की, तो मास का डायमेंशन यहाँ पर कितना है भाई, वर्क डन में मास का डायमेंशन कितना है, वन है। तो जो पावर होती है दैट इज नोन एज डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अभी जैसे मीटर स्क्वायर है, तो मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो लेंथ की पावर कितनी हो गई, दो, है ना। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ वर्क डन में, सॉरी, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वर्क डन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर टाइम का डायमेंशन कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा वर्क डन के केस में। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप अभी तो आपने यूनिट के टर्म्स में आपको बता दिया, अब हम थोड़ा सा जो है क्या करते हैं, एक मिनट, ओके। जैसे देखिए, अगर जो आपको फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अभी आपको पता है कि जो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है, वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब टाइम ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हो टाइम स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो अभी आप देखो यहाँ पर मास, ये क्या है, मास की अपनी पावर कितनी है, वन। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो पहले, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू e⁻² -2। तो अभी जो फोर्स है, फोर्स में जो मास का डायमेंशन है दैट इज वन, क्यों, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, वन। और डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन है दैट इज ऑल्सो वन। टाइम का डायमेंशन कितना है, -2। तो बात समझ में आ गई हुई मोटी मोटी कि अगर जो हम कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना होगा। जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो हम पावर रेज करते हैं, जो पावर रेज करते हैं, दैट पावर्स आर नोन एज डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो जाता है, डायमेंशन हो जाता है। समझ में आया, ओके ओके। समझ में आ गई बात। तो इसी बात को आज इसी चीज़ को या इसी कंसेप्ट को हम लोगों को क्लियर करना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, अब इसी को बड़े बड़े डेफिनेशन में लिखा, देखो द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, क्या है, पावर्स और द एक्सपोनेंट्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, ठीक है। जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर पावर चढ़ाई जाती है किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए, दैट आर नोन एज डायमेंशंस, ओके, दैट आर नोन एज डायमेंशंस। देखो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो बेसिकली क्या है, एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटी विद प्रॉपर डायमेंशंस, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा बेसिकली डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशंस क्या होता है, और भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है लाइक दिस, है ना, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया हमने, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखो हमारे पास ये क्या कुछ ऐसा होता है ना। तो बेसिकली ये जो पूरा टर्म आ रहा है दैट दिस इज नोन एज डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलेंगे हम इसको, डायमेंशनल फार्मूला। ये पूरा क्या है, m⁻x l⁻y t⁻z, ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी p फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है, ओके। और यहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी p का मास में कितना डायमेंशन है दैट इज x, लेंथ में कितना डायमेंशन है y, टाइम में कितना डायमेंशन है दैट इज z। तो क्लियर हो गया ना कि डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में क्या डिफरेंस है। तो डायमेंशंस बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी पर जो पावर, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर हम रेज करते हैं दैट आर नोन एज
डायमेंशंस एंड जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज नोन एज डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, आते आगे 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 आते हैं कि हम किसी भी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखें। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि जो है जो बेस क्वांटिटी है, जैसे लेंथ हो गया, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एल होता है। लेंथ हैज डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल। ठीक है, मीन्स कहीं पर भी आपको अगर जो इसका लेंथ का डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो कैपिटल एल लिखोगे। इसी तरह मास को लिखना है तो मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखोगे, कैपिटल एम। क्या लिखोगे, कैपिटल एम। इसी तरह देखो आपके पास टाइम का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो क्या लिखोगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, आगे आते हैं टेम्परेचर का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो वो या तो कैपिटल के होगा या फिर थीटा होगा। कैपिटल के और थीटा दोनों ही डायमेंशनल फार्मूला की तरह यूज करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं करंट को अगर जो करंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो वो क्या होगा, कैपिटल आई या फिर कैपिटल ए, दोनों यूज करते हैं। ठीक है, कैपिटल आई और कैपिटल ए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है स्मॉल सी डी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, मोल, MOL होता है। ठीक है, बेसिकली जैसे आपको फिजिकल क्वांटिटी P का डायमेंशनल, हमने कहा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P, तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P। ऐसे लिखा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी वो कैसे लिखोगे आप, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यहाँ v लिख दिया। अब इसे अभी इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम बताएंगे। ठीक है, ये तो ये शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, जस्ट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P है ना, क्या होगा वो आपको यहाँ बताना होगा। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, ऐसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग होता है, क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आगे हम थोड़ा सा देखें जरा क्या है। अभी आगे की क्लास बस इतने ही आज तक रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो है ये डायमेंशन जस्ट स्टार्ट हुआ तो बेसिक चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी बात क्लियर है ना कि कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, है ना। अभी जो बेसिक चीज़ें वो आपको बता दी, आप रिवाइज करना, है ना। और फिर जो है हम आगे कल की क्लास, मतलब जो भी आपका नेक्स्ट टर्न आएगा मंडे को आपको क्लास होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।